देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत रत्न की अगर बात की जा रही है कि 5 दे दिए गए हैं और आने वाले समय में कुछ और दिए जा सकते हैं चुनाव को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए, तो मुझे लग रहा है कि इस वीर सावरकर को पहले दे दिया जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजर्व करते थे। पहले लंबे समय से उनका मांग होती रही है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब 3 बार प्रदेश सरकार ने, जब शिवसेना भी उसमें सहयोगी थी, 3 बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके भेजा गया राज्य सरकार से केंद्र को कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, और संघ भी चाहता है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। मुझे लग रहा है ये जरूर विचार में होगा, लेकिन अब कब दिया जाएगा यह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब राजनीतिक समीकरण की जरूरत होगी कि अब सावरकर को भारत रत्न देने से शायद महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कोई बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो उस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है दिया जा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि काशीराम की भी एक चर्चा चल रही थी कि काशीराम को भारत रत्न प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं, इस बात की चर्चा थी काफ़ी। और मुझे लगता है कि दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, या ये भी हो सकता है कि शायद काशीराम को दे दे तो मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ जाए, इस बात की भी चर्चा चल रही है। तो कई ऐसे नाम है कि जिनको अभी दिया जा सकता है, और हो सकता है कि चुनाव के पहले उनको भी दे दिया जाए किसी तरीके से, या हो सकता है 2024 में जब सरकार आ जाए बनकर उसके बाद वो दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भारत रत्न दिए गए हैं उसके अंदर, ठीक है, जितने व्यक्ति सब डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अंदर राजनीति का पुट जरूर है, ये उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस के समय भी कुछ ऐसे फैसले हुए भारत रत्न को लेके जिसमें ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर भी कुछ राजनीति के पुट रहे थे। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना, तुरंत राजीव शुक्ला का उसके बाद बयान आना और घोषणा होते ही सचिन तेंदुलकर को सोनिया गांधी से मिलवाने तेंदुलकर को तो राज्यसभा और भारत रत्न दोनों दिया गया। बिल्कुल, उन पे तो बरसात कर दी गई। बिल्कुल, तो तेंदुलकर को भारत रत्न दे जाना, उस पर तेंदुलकर को ने खुद आश्चर्य व्यक्त किया था कि मुझे इतने जल्दी भारत रत्न देना मैं सोच नहीं सकता। खेल का पहला भारत रत्न, हाँ, जो ध्यानचंद को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद तो तुरंत राजीव शुक्ला लेके सोनिया गांधी के पास चले गए थे, और फिर राजीव शुक्ला का जिस तरीके से लगातार बयान आ रहा था, और ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए, पूरे देश में तेंदुलकर की फैन फॉलोअर को देखते हुए कांग्रेस के इसके पक्ष में जाएगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी निर्णय के दोनों पहलू होते हैं। एक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके राजनीतिक पहलू भी देखे जाते हैं और उसके समाज में से कंट्रीब्यूशन को भी देखा जाता है। विपक्ष हमेशा इस बात का जिक्र करेगा कि राजनीति से पहले तो सरकार ये कहेगी कि उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के अंदर, अपने क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय काम किया, इससे केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब भी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उसके अंदर राजनीति भी जरूर देखी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें राजनीति का पक्ष को बुलाया नहीं जा सकता, इसमें राजनीति शामिल रही है। अमूमन पहले सवाल पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन इसलिए करना चाहूंगा, उद्धव की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं, क्या एक और सहयोगी या एक और राज्य जहां इंडिया गठबंधन से एक और सहयोगी अलग हो सकता है, ऐसी कोशिशें चल रही है? मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उद्धव ठाकरे का एनडीए में आने की कोई संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अब एक जहाज के अंदर किसी हालत में नहीं बैठ सकते मुझे लगता है। तो फिलहाल और जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश संगठन से आ रहा है, जमीनी स्तर से आ रहा है, संघ का जो फीडबैक गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत उनको महसूस कर रही है अपने आप को महाराष्ट्र के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव तक तो उसकी कोई संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से ज्यादा सीटें जीती जाए। उसके बाद उद्धव ठाकरे पर इस बात का प्रेशर रहेगा कि अगर उसके तुरंत 4 महीने के बाद जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे तो उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प न रहे भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पर गठबंधन करने का। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को लेने के लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी, और उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद उनके साथ सिंपैथी वोट बैंक बहुत जुड़ा हुआ है, और इस चुनाव में वो भी अपनी ताकत देखना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जब अलग हो गए तो क्या जमीनी स्तर का जो बाला साहेब ठाकरे का वोटर था और जो उद्धव ठाकरे का वोटर था वो भी शिफ्ट हुआ है क्या? जमीनी सेंटीमेंट अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ काफी स्तर तक जुड़े हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे इस चुनाव में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे को उम्मीदों के अनुसार लोकसभा चुनाव में अगर सीटें नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के दूसरे समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की भी परीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे की, एकनाथ शिंदे की भी परीक्षा होगी कि वो इस चुनाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। अजित पवार की भी परीक्षा होगी कि वो इस लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर एकनाथ शिंदे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती घात बढ़ा सकती है, और उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने की कर सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव तक मुझे एनडीए में उद्धव ठाकरे आने की संभावना बहुत कम लग रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।